बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। तो जैसे कि हमने देखा पहले कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में देयर हैज बीन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू बॉडीज। एक हम कहते थे IMF, दूसरे हम कहते थे बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक भी। तो आज हम देखेंगे बेसिकली जब इसके दो रीजंस है, हालांकि इसके बहुत सारे रीजंस है, फिलहाल हम इसके दो रीजंस डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है। एक तो है डेवलपमेंट ऑफ अदर नेशंस एज द डॉलर वाज फिक्स्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि इससे पहले कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक ने फिक्स किया था, वहां पे कुछ डॉलर को पैक किया था किसके साथ, गोल्ड के साथ, और फिर बाकी करेंसीज जो थी मुख्तलिफ ममालिकों की, तो उन्होंने अपनी करेंसीज किसके साथ पैक की थी, डॉलर के साथ। लेकिन एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द अदर कंट्री स्टार्ट देयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एज वी नो कि जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी इकोनॉमी डेवलप करती है, इंडस्ट्रियलाइज होती है, तो उसके जो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी जो करेंसी है उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उनका जो करेंसी है, जो उनके जो है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, उसको मार्केट में मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है उस करेंसी को, वो करेंसी ज्यादा जो है डोमिनेंट होने लगती है। तो पहले जो डॉलर डोमिनेंट हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बाकी सराउंडिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में जो है ब्रिटेन था, पाउंड स्टर्लिंग उनका था, और जो USSR था, तो इनके जो करेंसीज है उन्होंने थोड़ा उन्होंने अपना ग्राउंड बनाया बाकी करेंसी, बाकी मुल्कों में। तो डॉलर का जो वो वैल्यू था पहले जैसा वैल्यू अब वो उतना ज्यादा नहीं रहा। तो नतीजा ये हुआ कि अब डॉलर को उस तरीके से लोग नहीं देखने लगे जिस तरीके से वो पहले देखते। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि US फेस्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का क्या मतलब होता है। तो इट मींस कि व्हेन वो डेफिसिट मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यूएस में जो है, जब जैसे कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो डॉलर था इट वाज एक्चुअली पैक्ड विद द गोल्ड, $35 वर इक्वल टू 1 ounce ऑफ द गोल्ड। लेकिन जैसे कि डॉलर की अमाउंट एकोमोलेशन बाकी कंट्रीज के पास बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने बहुत सा अपना ट्रेड बढ़ाया था, अपने लोन्स बढ़ाए थे, अपना जो बाकी तरीकों से असिस्टेंट दिए थे US बैंक ने, तो ये डॉलर की एक्यूमुलेशन जब बाकी ममालिकों के यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स थे, कुछ बाकी मशीनरीज थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो डिनोमिनेट किया जाता था किन के साथ, डॉलर के साथ। लेकिन एज इट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ दो USA का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो डेफिसिट में चला गया। तो उसका ये नतीजा यह हुआ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट मीन्स कि डॉलर उतना ही होना चाहिए जितना USA के पास जो है गोल्ड होना चाहिए था। लेकिन जब डॉलर की एक्यूमुलेशन बढ़ गई उनकी जो है मुख्तलिफ ममालिकों में, लेकिन वो उतने उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया जितना USA के पास डॉलर गोल्ड मौजूद था। इट मीन्स कि अगर सब लोग अब एक साथ अगर वो सब अपने डॉलर को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करने लगे थे, तो गोल्ड तो USA के पास उतना गोल्ड था ही नहीं जितना उनके जो है गोल्ड वो जो है ओवरसीज जितना डॉलर की एक्यूमुलेशन बढ़ गई थी। तो नतीजा ये हुआ कि उनका जो प्रॉब्लम हुई थी कि अगर USA ने सोचा कि अगर सब लोग अब डॉलर है वगैरह है उसको एक्सचेंज करने लगेंगे किसके साथ, गोल्ड के साथ, हमारे पास उतना गोल्ड है नहीं। तो उसके लिए USA ने आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रेस किया कि उन्होंने कहा कि हम नहीं इसको थोड़ा अप्रिशिएट किया, इसको जो है डॉलर को जो है उसको वैल्यू जो उसको पैक थोड़ा चेंज कीजिए। एक दो बार किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जब वो काम नहीं हुआ तो USA ने जो है अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए उसने बिल्कुल जो है इसको एक्सचेंज करने से, इसको जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द डॉलर इनटू गोल्ड, जो है बिल्कुल सस्पेंड कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया है। तो एज ए रिजल्ट जो जब ये रूल्स वायलेट हो गए तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। तो नंबर 1, तो उससे क्या नतीजा हुआ, उससे ये नतीजा हुआ कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो पहले फिक्स किया गया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो मैंने पहले बताया था, वो कोलैप्स हो गया। अब जो है अब नई एक्सचेंज रेट वजूद में आ गई, दैट इज नोन एज द फ्लेक्सिबल और द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इट मींस कि डिमांड एंड सप्लाई थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, द प्राइस ऑफ द करेंसी विल गेट डिटरमाइंड थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि किस रुपये की ज्यादा डिमांड रहेगी उसका वैल्यू बढ़ेगा, किसकी कम रहेगी उसका कम रहेगा।
as you currently see, the present exchange rate system is a floating exchange rate system. उसको हम कहते हैं floating, यानी कि वो दिन ब दिन हर दिन चेंज होता रहता है. As you know कि कभी हम देखते हैं कि कभी 70 रुपीज इज इक्वल टू $1 की, दूसरे दिन हम देखते हैं 72 रुपीज, कभी हम देखते हैं 69 रुपीज. तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल होता रहता है, ये फ्लोट होता रहता है, चेंज होता रहता है. तो अब ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं फ्रॉम मिड 1970 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज. लेकिन 1970 से आगे जो है 1970 से तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी थोड़ा चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पज बनाए गए थे कि हम जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो कॉलोनियल जो रिसेंटली न्यूली इमर्ज्ड कंट्रीज हैं उनको थोड़ा असिस्ट करे. लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस पे किन का कंट्रोल था? यूएसए का कंट्रोल था, यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज का कंट्रोल था. लेकिन अब उसमें जो एक नई चेंज ये आई कि ये चेंज आ गई कि इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज यूएसए ने जो है उन्होंने डायरेक्टली कुछ ऐसी पॉलिसीज एडॉप्ट की कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया किनके साथ? न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ. उनको खुद अपने तौर पर लोन देने लगे, उनको असिस्ट करने लगे, उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशन बनाने लगे. तो वो ये कंट्रीज भी इस लालच में आ गई थी कि इससे पहले कि हम उनके साथ डायरेक्टली कंटेक्ट करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो बेहतर है कि हम इनके साथ ही अपना ट्रेड बनाए, इनको ही कॉन्फिडेंस में ले ताकि जो हमारी डेवलपमेंट हो जाए. उसका ये नतीजा हुआ कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का था, न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज का जो था, जो पर्टिकुलर एशिया और अफ्रीका में थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपना अटेंशन डाइवर्ट किया. उन्होंने उनको IMF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा इग्नोर किया, बल्कि अपना ट्रेड जो है, अपना असिस्टेंस जो है, अपना लोन्स वगैरह, मॉनिटरी असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस, प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ये सारी किन से हासिल करने की कोशिश की? न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के. तो उस न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के जिसमें हम यूएसए देखते हैं और यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं, तो उसका ये नतीजा ये हुआ कि जब इन्होंने बहुत सारे लोन उठा लिए तो यहाँ पे डेबिट क्राइसिस में वो आ गए. यानी कि जब उन्होंने लोन लिया इस साल, फिर वो चुका नहीं सके, फिर अगले साल और लोन लिए, फिर वो चुका नहीं सकते, उसको हम कहते हैं डेबिट क्राइसिस या डेबिट ट्रैप. उस डेबिट ट्रैप में अब ये डेवलपिंग कंट्रीज फंस गए. और हालांकि उन कंट्रीज का जो इनको लोन देते थे उनका भी ये गरज था कि हमेशा हमारे अंडर रहे ताकि हम इनको इजिली एक्सप्लॉइट कर सके. तो लेकिन वो इसमें कामयाब हो गए. तो नतीजा ये हुआ कि एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द रिजल्ट डेबिट क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बढ़ गई. डेवलपिंग कंट्रीज जो पर्टिकुलरली एशिया और लेटिन अफ्रीका में जो थे, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में जो थी, तो उनकी जो है डेबिट क्राइसिस बढ़ गई, यानी कि वो डेबिट ट्रैप में आ गए. ठीक है. तो इसीलिए इस तरीके से हम एक और पॉइंट इसमें देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इन मिड 1970s टू 1990s. जो हम देखते हैं कि ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बढ़ गया. अचानक ऐसा हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़नी शुरू हुई कब? मिड 1970 से लेकर मिड 1990 तक, यानी कि विद इन 2 डिकेड्स. उसका क्या रीजन था? उसका ये रीजन था कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी, पहले मैं आपको बताऊं कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है. मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो ऐसी कंपनीज होते हैं, द नेम इंडिकेट्स मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि सिर्फ एक ही नेशन में, एक ही मुल्क में, एक ही जगह पे उनका एक प्रोडक्शन यूनिट नहीं होता है, प्रोडक्शन हेडक्वार्टर में, बल्कि ये जो है पूरे मुख्तलिफ ममालिकों में फैला हुआ था. वहां पे अपनी प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करते हैं और ये कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी वक्त अपना यूनिट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. एज वी नो करंटली हम देखते हैं कि MI मोबाइल बनते चाइना के हैं, लेकिन वो इंडिया में भी बनते हैं, वो ताइवान में भी बनते हैं, वो बाकी जो हांगकांग वगैरह, इन सारी जगहों पे हालांकि कंपनी एक ही है, MI कंपनी. या इसी तरह हम देखते हैं कोका कोला कंपनी. इनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर जो होता है वो मुख्तलिफ ममालिकों में होता है. ये मुख्तलिफ चीजें जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज. तो इन मल्टीनेशनल कंपनीज ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, इनमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, और ये अक्सर वहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे इनको फायदा होता है. ये अक्सर उन्हीं वहां पे अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पे इनको अपना फायदा होता है, जहां पे इनको सस्ते रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जहां पे इनको सस्ते लेबर मिलते हैं, जहां पे इनको सस्ते इनपुट्स मिलते हैं, जहां पे इनका मार्केट है. अक्सर वहीं उन्हीं जगहों पे अपना जो है मार्केट स्टैंड करती है, अक्सर उन्हीं जगहों पे अपनी प्रोडक्शन करते हैं. और हालांकि ये चीजें मुख्तलिफ मोबाइलों से लाते हैं रॉ मटेरियल्स, लेकिन काम उसी जगह करते हैं जहां पे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो. इनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज. तो
तो ये कंपनीज जो है इन्होंने क्या है 1970 से इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने देख लिया कि एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में या चाइना में यहाँ पे जो लेबर फोर्स था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था, यहाँ पे जो मैन पावर था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था. तो एज वी नो कि व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा मैन पावर, व्हेन देयर इज द एक्स्ट्रा लेबर फोर्स, इट मींस द प्रोडक्शन, इट मींस द वेजेस आर लो, इट मींस द हायरिंग द लेबर इज वेरी, हायरिंग कॉस्ट ऑफ द लेबर इज वेरी लो. तो ऐसे में हम देखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा लेबर होगी, जहाँ जो लेबर एबंडेंट कंट्री होती है, तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट जो होते हैं, वेजेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो पहले वहाँ पे ऑपरेट होती थी, कहाँ पे वेस्टर्न में कंट्रीज में या यूएस में पहले ऑपरेट होती थी, वहाँ पे जो है लेबर चार्जेस बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया. ह्यूमन कैपिटल मींस कि ह्यूमन स्किल्स बढ़ गए, वो ज्यादा वेट्स मांगने लगे. तो इन्होंने एट ए टाइम अपना अटेंशन जो है वो शिफ्ट किया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ पे शिफ्ट किए, लो वेज एशियन कंट्रीज में, यानी कि एशियन कंट्रीज में जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा लेबर मिल सके काम करने के लिए और उनके वेजेस जो है वो बहुत कम है. तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो लोग जो पहले जो कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट करते थे, जो प्रोडक्शन वहाँ पे ऑपरेट करते थे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में, बाई कंट्रीज में, तो वहाँ पे जब ये कंपनी शिफ्ट हो गई तो उन्होंने वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. आ गया समझ में. तो ये तो इस तरह एक और चीज इसमें है, चाइना कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी सिंस 1940. हम देखते हैं कि चाइना की जो है इसकी अपनी एक डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थी, पर्टिकुलरली आफ्टर द 1949. तो इनके एक कम्युनलिज्म कंट्री थी, इनके लिए जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज थे. हालांकि बाकी कंट्रीज जो इनके साथ भी मिली हुई थी, इनका अपना इकोनॉमिक अप्रोच था, हालांकि हमें वो डिस्कस नहीं करना है. तो उनका अपना एक स्ट्रेटेजी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उनका एक अपनी थ्योरी थी इकोनॉमिक किस तरह से डेवलप करे. वो ग्लोबलाइजेशन में उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन है, कैपिटलिज्म में उतना ज्यादा जो है बिलीव नहीं करते थे. तो नतीजा ये हुआ कि व्हेन 1940 but new economic policies new economic policy collapse of the Soviet Union, Soviet style communism, जब ये सारा कोलैप्स हो गया है तो चाइना जो है ये मार्केट में आ गया, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s. तो 1990 तो ये जो है ये मार्केट में आ गया. तो हम देखते हैं प्रेजेंटली, हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी जो, हाँ, इससे क्या हुआ कि चाइना जब अब जो है मार्केट में आ गया, चाइना के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, चाइना जो है इसके पास बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, मैन पावर है, और ये हर कमोडिटी जो है उसको बहुत जल्दी उसको इमिटेट करता है, उसको नकल करता है, और उसको और यही वजह है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, हम देखते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे लेबर फोर्स जो है वो बहुत सस्ता है, वहाँ दैट इज लेबर एबंडेंट कंट्री, जो है उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज इन लेबर कंट्री चाइना, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका जब अटेंशन शिफ्ट हो गया किन कंट्रीज की तरफ चाइना, इंडिया और ब्राजील वगैरह न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, हम प्रेजेंटली हम देखते हैं कि इसका क्या हुआ जब ये ग्लोबलाइजेशन में आ गए, ये सारे कंट्रीज हम जब ग्लोबलाइजेशन में आ गए, एक कंपटीशन बढ़ गया डेवलपमेंट का, एक ट्रेड बढ़ गया, इनके जो है इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई इनके मुल्कों में, बाहर से कंपनीज आने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगे, यहाँ पे नई नई कंपनीज खोलने लगे, ट्रेड बढ़ गया वगैरह वगैरह. तो इसका जो लेबर फोर्स है, इसका जो रॉ मटेरियल था वो एट ए टाइम शिफ्ट हो गया, वो काम करना शुरू हो गया, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई, मार्केट बन गया, इनका इंटरनेशनल मार्केट बन गया, बाकी चीजें. तो एज ए रिजल्ट हम देखते हैं इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि चाइना इज करंटली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. हम देखते हैं कि आने वाले 10 या 20 सालों में ऐसा कहा जाता है कि चाइना एज ए डेवलप्ड नेशन, एज ए पावरफुल नेशन, ये यूएसए को रिप्लेस कर सकता है. हम देखते हैं इसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया भी इसी तरह हम देखते हैं कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर द चाइना. इस तरह हम ब्राजील भी देखते हैं. तो हम देखते हैं अल्टीमेटली इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है डेवलपमेंट फास्ट बढ़ गई. थैंक यू वेरी मच.